हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस भारत का भूगोल की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में? पारिस्थितिकी तंत्र और जो पारिस्थितिकी शब्द है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और दोस्तों, मैं एक बात और कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अभी के अभी अपने जो दोस्त हैं, अपने फ्रेंड हैं, उनके पास शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। दोस्तों, मैं बताऊँगा आपको कि जो ये पारिस्थितिकी शब्द है और जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, ये शब्द किसने दिए थे, यानी कि वह व्यक्ति कौन था जिसने पारिस्थितिकी और जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है इनका क्या किया था, आविष्कार किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी जो शब्द है ये किसने दिया था दोस्तों? अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया था दोस्तों? ये पारिस्थितिकी शब्द है, इसकी क्या थी, रचना की थी दोस्तों। और कब की थी दोस्तों? 1869 में क्या की थी, इस शब्द की रचना की थी, ठीक है ना। इस शब्द का आविष्कार किया था, पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार। तो क्वेश्चन आए, पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने। और कब किया? 1869 के अंदर क्या किया था, पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका आविष्कार किया था दोस्तों, अर्नेस्ट हेकल ने। अब दोस्तों बात करूंगा मैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है इसकी रचना किसने की थी, इस शब्द का जो आविष्कार है वो किसने किया था दोस्तों? तो उसका नाम है एजी टांसले। और कब किया था दोस्तों उसने? 1935 के अंदर, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? यानी कि एजी टांसले ने किया था दोस्तों। और कब किया था दोस्तों? 1935 के अंदर क्या किया था, इस शब्द का आविष्कार किया था, ठीक है ना। एजी टांसले ने क्या किया? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का आविष्कार किया था दोस्तों। कब? 1935 के अंदर। और ये पारिस्थितिकी शब्द है, इस शब्द का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और वो कब किया था दोस्तों? 1869 के अंदर किया था, ठीक है ना दोस्तों। तो शायद आप इन दोनों के बारे में समझ गए होंगे, पारिस्थितिकी व पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के बारे में। अब दोस्तों आगे मैं बताऊंगा कि जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका तात्पर्य क्या होता है। पारिस्थितिकी शब्द का तात्पर्य, यानी कि पारिस्थितिकी का तात्पर्य। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण, यानी कि जो वातावरण, वह वातावरण में रहने वाली या निवास करने वाली जीव जंतुओं का आपसी संबंध, यानी कि आपसी जो अंतर संबंध है उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर से देख लो, यानी कि पर्यावरण व पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं के परस्पर अंतर संबंधों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पर्यावरण व पर्यावरण में निवास करने वाले या रहने वाले जीव जंतुओं का पारस्परिक जो अंतर संबंध है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों बात आएगी किसकी? पारिस्थितिकी तंत्र की। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा दोस्तों? यानी जो पर्यावरण व पर्यावरण में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका जो पारस्परिक अंतर संबंध है, उन पर जो पड़ने वाला किसका प्रभाव, जैविक और जो अजैविक घटक हैं उनका जो पड़ने वाला प्रभाव है वो क्या कहलाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। लिख लो दोस्तों, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों पर्यावरण व पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु
जीव जंतु का पारस्परिक अंतर संबंध। अंतर संबंधों पर पड़ने वाला जैविक व अजैविक घटकों के प्रभाव को क्या कहते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी ये दो चीज़ है दोस्तों। ठीक है ना, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? किसको कहेंगे? पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं का पारस्परिक अंतर संबंधों पर जो पड़ने वाला क्या है, जैविक व अजैविक घटकों का प्रभाव क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और पारिस्थितिकी किसे कहेंगे दोस्तों? पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं का पारस्परिक जो अंतर संबंध है या फिर आपसी जो मेल है वो क्या कहलाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है ना, तो शायद आप इन दोनों के बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। यानी कि जो पारिस्थितिकी शब्द है इसकी रचना तो किसने की थी दोस्तों? अर्नेस्ट हेकल ने की थी। ठीक है ना, कब? 1869 में की थी। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ए.जी. टांसले ने किया था। और कब? 1935 के अंदर किया था दोस्तों। तो शायद आप इसके बारे में बिल्कुल से समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो ये फिर से इनको रिपीटेशन करवाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा और तरीका बताता हूं। जैसे कि देखोगे आप, शायद आपके बिल्कुल से समझ में आ जाएगा, पक्का कभी भूल भी नहीं पाओगे दोस्तों। तो यानी कि ये हमारी कोई पृथ्वी है। ठीक है ना, पृथ्वी है। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पे क्या रह रहे हैं? जीव जंतु निवास कर रहे हैं, पेड़ पौधे निवास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं और ये पूरा पूरा जो पृथ्वी का क्या है, पर्यावरण मानेंगे हम। पर्यावरण यानी कि पर्यावरण का जीव जंतुओं और जो पेड़ पौधों पे जो आपसी संबंध है, अंतर संबंध है, आपसी संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि पर्यावरण का और जीव जंतु का और पेड़ पौधों का जो आपसी संबंध है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। और जो पर्यावरण के ऊपर और जो जीव जंतु हैं इनके ऊपर जो जैविक और अजैविक घटक हैं, यानी कि जैविक व अजैविक घटकों का पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, पारिस्थितिकी क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। तो शायद आप इसके बारे में समझ गए होंगे। यानी हमारी जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है, पर्यावरण है, पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनका जो आपसी संबंध है, पर्यावरण का और जीव जंतु और जो पेड़ पौधों का जो आपसी संबंध है वो तो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। और ये पारिस्थितिकी है यानी कि पर्यावरण और जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इन पर पड़ने वाला किन का प्रभाव? जैविक और जो अजैविक घटक हैं इनका जो पड़ने वाला प्रभाव है वो प्रभाव क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो शायद आप समझ गए होंगे पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। अब दोस्तों आगे मैं बात करूंगा, यानी कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप समझ गए होंगे। पारिस्थितिकी शब्द की जो आविष्कार किया था किसने? जो मैंने अभी बताया था उसका नाम क्या था दोस्तों? अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया था दोस्तों? पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार किया था दोस्तों। और कब किया था? 1869 में। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ए.जी. टांसले ने किया था। और वो कब किया था दोस्तों? 1935 के अंदर किया था उसने पारिस्थितिकी शब्द है इसका आविष्कार। ठीक है ना दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है और जो पारिस्थितिकी शब्द है इसके अंदर आगे क्या
आएगा दोस्तों। आपके जो क्वेश्चन है उनमें ऐसे इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, तो दोस्तों जो जैविक और जो अजैविक घटक हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं अभी। जैविक और जो अजैविक घटक, यहाँ पे हैं जैविक घटक, ठीक है ना, और इधर मैं लिखूंगा अजैविक घटक, अजैविक घटक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक घटक की। तो जैविक घटक के अंदर दोस्तों एक तो उत्पाद आता है और एक क्या आता है, उपभोक्ता आता है, यानी कि उत्पाद और उपभोक्ता। और जो अजैविक घटक है इसके अंदर क्या आएंगे दोस्तों, यानी कि कार्बनिक, अकार्बनिक और जो भौतिक पदार्थ होते हैं वो क्या आते हैं, अजैविक घटक के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों जैविक घटक के अंदर क्या आएंगे, उत्पाद और उपभोक्ता, ठीक है ना। उपभोक्ता 3 प्रकार के हैं दोस्तों, यानी कि कौन कौन से होंगे उपभोक्ता, मांसाहारी, सर्वाहारी और जो तीसरा है वो अपघटनकर्ता। 3 प्रकार के उपभोक्ता हो जाएंगे, मांसाहारी, सर्वाहारी और तीसरा कौन सा है, अपघटनकर्ता, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के उपभोक्ता हो गए दोस्तों, यानी कि जो उत्पाद है इसका प्रयोग करने वाले जो उपभोक्ता है ये कौन कौन से, मांसाहारी है, सर्वाहारी है और तीसरा है अपघटनकर्ता, ठीक है ना दोस्तों। तो मांसाहारी के बारे में तो आपको पता है कि मांस खाने वाला मांसाहारी, और सर्वाहारी जो मांस भी खाता है और खाद्य पदार्थ भी खाता है, यानी कि वनस्पति जो खाद्य पदार्थ है उसको भी खाता है। और तीसरा है अपघटनकर्ता, वो क्या करता है दोस्तों, यानी कि जो सर्वाहारी है और जो मांसाहारी है इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनका नाश कौन करता है, अपघटन करता है, ठीक है ना। अपघटनकर्ता क्या करता है, इनका नाश कर देता है और इनको मिट्टी में चेंज कर देता है, बदल देता है, मृदा में चेंज कर देता है, ठीक है ना दोस्तों। ये तो क्या होगा, जैविक घटक हो गया। जैविक घटक के अंदर उत्पाद और उपभोक्ता को शामिल किया जाता है दोस्तों। उपभोक्ता है उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटनकर्ता, ठीक है ना। अब दोस्तों बात आएगी किसकी, अजैविक घटक की। अजैविक घटक, तो अजैविक घटक को मैंने 3 भागों में बांटा है दोस्तों। पहला है कार्बनिक, अजैविक घटक, कार्बनिक अजैविक घटक हो गया। दूसरा है कौन सा, अकार्बनिक अजैविक घटक, अकार्बनिक अजैविक घटक हो गया। और जो तीसरा है वो कौन सा दोस्तों, भौतिक अजैविक घटक, ठीक है ना। 3 प्रकार हो गए अजैविक घटक के, कार्बनिक अजैविक घटक और अकार्बनिक अजैविक घटक और तीसरा है भौतिक अजैविक घटक। तो कार्बनिक अजैविक घटक है, इसके अंदर दोस्तों को क्या क्या शामिल होंगे, यानी कि एक तो होगा प्रोटीन और दूसरा होगा कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है दोस्तों, कार्बनिक अजैविक घटक के उदाहरण हैं, यानी कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स। ये तो क्या है दोस्तों, कार्बनिक अजैविक घटक है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करूं हमें अकार्बनिक अजैविक घटकों की, तो इसके अंदर दोस्तों क्या कहेंगे, वसा, लवण और खनिज पदार्थ। वसा, लवण और क्या है, खनिज पदार्थ। ये क्या है दोस्तों, अकार्बनिक अजैविक घटक हो गए। और तीसरी बात आएगी किसकी, जो भौतिक अजैविक कार्बनिक जो घटक है वो कौन कौन से दोस्तों, जैसे कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया और वायु हो गया। ये क्या है दोस्तों, भौतिक अजैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जैविक और अजैविक घटक है, इनको मैंने में यानी कि 2 भागों में बांटा है, जैविक और जो अजैविक घटक है। तो जो जैविक घटक है उसके अंदर उत्पाद और उपभोक्ता को शामिल किया जाता है दोस्तों, और उपभोक्ता को 3 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, मांसाहारी उपभोक्ता, सर्वाहारी उपभोक्ता और जो अपघटनकर्ता उपभोक्ता। ये 3 भाग हो गए किसके, उपभोक्ता के हो गए। और इसके बाद दोस्तों बात आती है किसकी, अजैविक घटक की। तो अजैविक घटक है उसके अंदर कार्बनिक अजैविक घटक हो गया, जिसके अंदर प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से
आते हैं। अकार्बनिक अजैविक घटक में क्या आते हैं दोस्तों, वसा, लवण और खनिज पदार्थ आते हैं। और जो भौतिक अजैविक घटक है इसके अंदर दोस्तों क्या कहेंगे, प्रकाश, जल, मृदा और जो वायु है, ये क्या है दोस्तों, भौतिक अजैविक कार्बनिक जो भौतिक अजैविक घटक है इसमें शामिल किए जाते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे दोस्तों मैं बात करूंगा कि खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला के बारे में, यानी कि आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के बारे में। एक ही बोल दो इसको चाहे तो, यानी कि खाद्य जाल भी बोल सकते हैं और खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हैं, इनको सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला के बारे में आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे साइंस की बुक के अंदर, यानी कि जो 10वीं क्लास की बुक है या फिर 9th क्लास की जो साइंस की बुक है इसके अंदर ये पारिस्थितिकी तंत्र का टॉपिक है, उसमें भी शायद इसके बारे में दिया गया है। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या है, ये सूर्य है, ये सूर्य है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दोस्तों मैं मानूंगा ये पृथ्वी है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के ऊपर दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, पेड़ पौधे हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो इनके ऊपर गिरेगी, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पेड़ पौधे लेंगे, ठीक है ना। और जो पेड़ पौधे ये क्या होते हैं दोस्तों, स्वयं में क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए क्या होते हैं दोस्तों, ये पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, यानी कि स्वपोषी कहते हैं इनको। पेड़ पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपोषी कहते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। स्वपोषी किसे कहते हैं, पेड़ पौधों को स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और इसके विपरीत में क्या छोड़ते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो क्या होती है हमारे लिए जीवनदायिनी गैस होती है, प्राण वायु होती है हमारे लिए वो, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात आएगी कि जो ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के ऊपर जो निर्भर रहने वाले जो क्या हैं, जैसे कि हम बोलते हैं किनको, जैसे उपभोक्ता को की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो उपभोक्ता को मैंने 3 भागों में बांटा था, यानी कि मांसाहारी, सर्वाहारी और जो क्या है अपघटनकर्ता। तो दोस्तों जो ये उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता के अंदर मैं बात करूंगा यहाँ से उपभोक्ता में जो फर्स्ट में जो आएंगे वो क्या होंगे दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा दोस्तों तो द्वितीयक उपभोक्ता। और थर्ड पे मैं बात करूंगा दोस्तों तो थर्ड में क्या है दोस्तों, जो तृतीयक उपभोक्ता आएंगे। अब इनके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता की मैं बात करूं तो इसके अंदर चूहा या फिर मेंढक, चूहा है, मेंढक है, ये ऐसे जो जीव हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं दोस्तों। इसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता है इसके अंदर क्या आते हैं दोस्तों, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनके अंदर जैसे सांप है, ये क्या है दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता में शामिल किया जाता है सांप को, ठीक है ना। और तृतीयक उपभोक्ता है उसके अंदर क्या है दोस्तों, मोर या फिर बाज, मोर या बाज हो गया तृतीयक उपभोक्ता में। और जो क्या है दोस्तों, अब आगे ये क्या हो गया दोस्तों, उपभोक्ता हो गया। अब आगे दोस्तों मैं बात करूंगा मांसाहारी की, तो मांसाहारी में क्या आएगा दोस्तों, जैसे कि बाघ है, शेर है, गिद्दड़ है, ये हो गया, ठीक है ना। मांसाहारी की होगी बात। अब दोस्तों बात आएगी सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी में कौन आएगा दोस्तों, सर्वाहारी में आता है मानव। मानव क्या था दोस्तों, सर्वाहारी में आता है मानव है, यानी कि ये
जो वनस्पति से जो प्राप्त खाद्य पदार्थ है उनको भी खा लेता है, और जो मांसाहारी है तो मांस का जो पदार्थ है वो भी क्या है, मानव ये खा लेता है, तो इसको सर्वाहारी कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आ गई किसकी, चूहा क्या करेगा, चूहा पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो कीट पतंगे उनको खाएगा। यानी कि चूहा है ये क्या करेगा, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े खा करके क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है दोस्तों, है ना। अब चूहे को कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा, ठीक है ना। चूहा है, मेंढक है, ये क्या करता है, कीड़े मकोड़ों से क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है, पेट पूजा करता है। अब जो चूहा या फिर मेंढक है इनको कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा। अब सांप है तो सांप को कौन खाएगा दोस्तों, मोर या फिर बाज खा जाएगा सांप को, है ना। अब सांप को मोर या जो बाज ये खा जाएगा, तो मोर या बाज को कौन खाएगा, बाघ है, शेर है, गिद्दड़ ये खा जाएगा मोर या फिर बाज को, ठीक है ना। अब जो शेर बाघ गिद्दड़ ये हैं तो इनकी मृत्यु होने के बाद में या फिर इनका भी क्या किया जाता है दोस्तों, शिकार किया जाता है, और शिकार कौन करता है, मानव करता है। तो मानव क्या कर लेता है, इनका सेवन कर लेता है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूंगा, सर्वाहारी हो गया, सर्वाहारी की बात आती है किसकी, के बाद में बात करूंगा मैं अपघटनकर्ता की। अपघटन करता, तो अपघटनकर्ता क्या करता है दोस्तों, जब इनकी मृत्यु होती है, इन सभी की मृत्यु होती है तो क्या करता है अपघटनकर्ता, इनका नाश कर देता है, इनको नष्ट कर देता है, और नष्ट करने के बाद में क्या करता है, इनको मृदा में बदल देता है, ठीक है ना, मृदा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों, परिवर्तित कर देता है कौन, अपघटनकर्ता, ठीक है ना। अब अपघटनकर्ता के अंदर दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के लवण वो मिल जाते हैं, और फिर क्या है, मिट्टी के अंदर फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं दोस्तों। पेड़ पौधे उगने के बाद में फिर से क्या है, वही जो कीट पतंगे उत्पन्न होंगे उसके ऊपर है, और वही चूहे मेंढक वो खाते रहेंगे, और ये जो खाद्य जाल वो बन जाता है फिर यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे फिर से क्या होंगे दोस्तों, पेड़ पौधे उगेंगे, ठीक है ना। मिट्टी के अंदर लवण की मात्रा ज़्यादा होगी तो मिट्टी क्या करेगी, उपजाऊ का काम करेगी, और उसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं फिर से, और फिर से क्या है, वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस जो ये पूरी प्रक्रिया इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, खाद्य जाल या फिर खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे, यानी कि ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य से क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा, प्रकाश किसके ऊपर गिरेगा, पेड़ पौधों पे गिरेगा, यानी कि जो पेड़ पौधे उनको प्रकाश की जरूरत होती है, वायु की इनकी जरूरत होती है, तो जो ये पेड़ पौधे क्या करेंगे दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है उससे प्रकाश प्राप्त करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपना करके, ठीक है ना। यानी कि पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको सुपोषी कहा जाता है दोस्तों। और पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए एक उत्पाद का काम करते हैं, ठीक है ना, उत्पाद होते हैं वो हमारे लिए, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है पेड़ पौधों से, और जो जीवनदायिनी गैस है वो भी क्या है, पेड़ पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस को। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो ये उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता की मैं बात करूं तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से आएंगे, जैसे चूहा मेंढक है ये आते हैं, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ पौधों के ऊपर जो रहने वाले जो कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खा करके क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। फिर बाद में बात करूंगा मैं द्वितीय उपभोक्ता की, तो द्वितीय उपभोक्ता में क्या आता है दोस्तों, सांप आता है। तो सांप क्या करता है दोस्तों, चूहा है मेंढक है इनको खा करके क्या कर लेता है, अपना पेट पूजा कर लेता है, ठीक है ना दोस्तों। अब सांप को भी खाने वाला बैठा है आगे, यानी कि मोर या फिर बाज है, ये क्या कर देता है, सांप को खा जाता है दोस्तों। यानी कि मोर और जो बाज है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है, सांप के ऊपर निर्भर रहता है दोस्तों। फिर आगे बात है कि किसकी, कि जो ये आगे मैं बात करूंगा किसकी, मांसाहारी की, मांसाहारी। तो मांसाहारी क्या करते हैं दोस्तों, बाघ है, शेर है, गिद्दड़ है, ये क्या करते हैं, मोर या फिर बाज को खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। फिर लास्ट में ये इधर है सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी की मैं बात करूं तो मानव है, ये मानव क्या है दोस्तों, सर्वाहारी है, ये शेर, बाघ, मोर, सांप, ये चूहा है, इनका सेवन करके क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है, यानी कि ये सर्वाहारी है। और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला जो भोजन है वो भी क्या कर लेता है, मानव है वो अपना सेवन कर लेता है इनका। अब दोस्तों बात आती है अपघटनकर्ता की, तो अपघटनकर्ता क्या करता है दोस्तों, इन सभी का नाश करके, इन सभी का प्रयोग करके जब ये क्या हो जाती है, जैसे इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना, तो उनका क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है। और चेंज किस में करता है, मृदा में चेंज कर देता है, मिट्टी के अंदर बदल देता है इनको, है ना, बदल देता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे फिर से वही प्रक्रिया हो जाती है, मृदा के अंदर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, और उगने के बाद में वो सूर्य से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करने के साथ साथ क्या करते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपना करके, और फिर से क्या है, वही प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो शायद आपको मेरा ये खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला समझ में आया होगा दोस्तों।
पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारिस्थितिकी जो शब्द है इसके बारे में मैंने आपको बताया, समझे होंगे आप दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अभी के भी इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो दोस्तों। आज के लिए मैं इतना करूँगा, बाकी का जो हमारी जो क्लास है वो कल लगेगी। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।